नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की इस सुंदर शाम को हमारे अतिथि विशेष के रूप में श्री दिनेश जी वोरा हमारे सामने उपस्थित है। दिनेश जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सदस्य रहे, कस्टम्स और एक्साइज विभाग के। अक्सर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो शिक्षण और पढ़ने लिखने से कुछ कम ही रुचि रखते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसी सल्तनत जैसी नौकरी की होती है तो बाद में इनको मेहनत करना रास नहीं आता। दिनेश जी इस बारे में अलग है। वो लेक्चर्स भी देते हैं विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत से, और अपनी खुद की चैनल बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। ये सब करते हुए भी कभी हमारे देखिए कोई चैनल की रिक्वेस्ट आए तो दिनेश जी हमें निराश नहीं करते। दिनेश जी, स्वागत है आपका, और दर्शक मित्रों आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आज की चर्चा का मुद्दा है ईरान से जुड़ा हुआ। एक छोटी सी पूर्व भूमिका मैं दे दूं, उसके बाद हमारे गेस्ट से हम बात करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल ने जो कल्पना भी नहीं की होगी उसी तरह उनके डिफेंसेस को पार करते हुए हमला किया और काफी जानहानि भी हुई। इससे ज्यादा नालेशी हुई, फजीयत हुई इजराइल की, और इनकी जो मोशाद है गुप्तचर संस्था, इनकी भी, कि ये सब सोते हुए पकड़े गए। बाद में काउंटर ऑफेंसिव होना ही था तो इजराइल ने गाजा से शुरुआत की। गाजा में आज तक करीब ऑफिशियल फिगर के मुताबिक 41,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें 70% लोग बच्चे और औरतें हैं। मगर अनऑफिशियल फिगर जो हम ले तो करीब लाख के करीब पहुंचे, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये बर्बरता से फिर एक दूसरा प्लेयर आ गया इनके रास्ते में, हिजबुल्लाह, जो भी एक तरह का आतंकी संगठन है, और उसको फंडिंग ईरान से आती है। तो ईरान सीधा नहीं तो वैसे दूसरे रास्ते से इसमें जुड़ गया। लेबनान में लोग स्थित है। तो ये घटनाओं के बीच ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी होने जा रही है। उसी बीच लेबनान के मुखिया को, हमास के मुखिया हानिये को, और हिजबुल्लाह के मुखिया को मारा गया। बीच में पेजर विस्फोट और वॉकी टॉकी विस्फोट के जरिए भी काफी लोगों को हताहत किया गया। ये सब की वजह से ईरान, जो एक तरह से सीधा नहीं था इस वॉर में, आज भी हम अगर स्ट्रिक्ट एकेडमिक डेफिनेशन को जुड़े रहे तो उसने आक्रमण नहीं किया है, मगर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला जरूर किया है। तो 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान का कहना है कि निशाने पे करीब करीब काफी मिसाइल लगे हैं। इजराइल का कहना है कि कोई नुकसान खास हुआ नहीं, मगर हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। जैसे ये हुआ तो अमेरिका ने अपना सबसे ज्यादा ताकतवर नौसेना का काफलों में से एक को वहां खाड़ी में तब्दील कर दिया, और भी छोटे मोटे नौसेना के जहाज, और अमेरिकन सेना को हुक्म दिया गया स्टैंड टू रहने के लिए, कभी भी जरूरत पड़े तो इजराइल के संरक्षण के लिए मैदान में उतरने की तैयारी अमेरिका कर चुका था। बाहर से ये कहता रहा कि हम इजराइल के साथ है। एक बात ऐसी भी है कि बाइडेन ने
नेतन्याहू को ये सब जो हरकतें वो कर रहे थे उनके लिए नाराजगी व्यक्त की थी, और हम उसके साक्षी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ किंवदंती पे आधार नहीं रख सकते। मगर ईरान आया, उसके बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। इस बीच पश्चिमी गाजा से दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भूमि दल भी दाखिल हो चुके, यानी कि सीधा हमला अब लेबनान पे भी हो गया। बैरूत पे काफी बमबारी हुई और काफी तबाही लेबनान में हुई है। दोस्तों, ये सब होने की वजह से एक तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, एक दूसरा युद्ध हमारे सामने डेवलप हो गया, जो कम से कम रीजनल वॉर या तो फिर आगे चल के विश्व युद्ध में भी डेवलप हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, मगर डेवलप हो सकता है। अमेरिका ने खुलेआम इजराइल को सपोर्ट दिया, पैसे भी देते हैं, गोला बारूद भी देते हैं, और उनके जो एयरफोर्स है और नेवी है, उनको इजराइल की ओर जाता है और किसी भी मिसाइल को तोड़ डालने के हुक्म दिए गए हैं। इजराइल किसी के साथ मंत्रणा के लिए तैयार नहीं है। मंत्रणा तभी करेंगे जब उनको रास आए। तो आज एक ऐसा टेंशन खड़ा हुआ है जिसके कुछ खामियाजे हमें भुगतने पड़े। एक तो अगर इजराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स पे हमला करता है तो विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के भाव जो है काफी उछल सकते हैं, और ऊर्जा की कीमतें बढ़े, यानी इन्फ्लेशन और बाकी की सब चीजें महंगाई वगैरह बढ़ सकती है। तो हमारे लिए भी ये फैक्टर मायना रखता है। दूसरी बात है कि अरब राष्ट्रों ने एक दिन पहले अब डिक्लेरेशन किया है कि ईरान के ऑयल फील्ड्स पे अगर हमला किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि ईरान को रशिया ने खुलेआम अपना सपोर्ट दिया है, और कोई संधि पे 23-24 को मीटिंग है, उसमें साइन भी करने वाले हैं। तो रशिया सामने के खेमे में आ गया, रशिया है तो चीन भी आ जाएगा, वहां मान के चल सकते हैं। तो एक ऐसा विस्फोटक परिस्थिति आकार ले चुकी है जो कहीं भी ले जा सकती है। और ठीक उसी समय अमेरिका में 5 नवंबर को ये साल की प्रमुख पद के लिए चुनाव होना है। इसीलिए अमेरिका में सरकार करीब करीब केयरटेकर गवर्नमेंट है, ऐसा कहे तो चले, है नहीं, वैसे पूर्णकालीन सरकार है, मगर नहीं। तो दर्शक मित्रों, में ये बता रहा था कि आज इतनी विस्फोटक परिस्थिति इजराइल, ईरान, लेबनान और उसके साथ एक और अमेरिका और दूसरी ओर रशिया सीधे नहीं जुड़े, मगर उनको सपोर्ट देने की वजह से अमेरिका ने तो अपने सैनिकों भी वहां तैनात किया है, रशिया ने आकर ये नहीं किया, मगर एक विस्फोटक परिस्थिति आकार ले चुकी है। ये परिस्थिति में आने वाले कल क्या होगा, या मर्यादित युद्ध होगा, रीजनल सेक्टर में युद्ध होगा, इजराइल ईरान के अणु ऊर्जा मथकों पे, अणु ऊर्जा से चलने वाले मथकों पे हमला करेगा, या उनके तेल भंडारों पे बमबारी करेगा, कुछ भी हो सकता है। और एक भी इसमें से हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि युद्ध व्यापक स्वरूप से शुरू हो गया। तो ये मुद्दों पे आज हमें चर्चा करनी है। सब खामियाजा क्या होगा, हमारी हमेशा चिंता रहती है कि हमारे देश में इसका क्या असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और क्या असर पड़ेगा, और इससे आगे चल के अगर ये युद्ध हुआ तो भारत कहीं ना कहीं कोई इसकी लपेट में आ जाए, ऐसी कोई संभावनाएं आप देखते हैं क्या? ये मुद्दे दिनेश जी से हमें जानने हैं। तो दिनेश जी, ये पूर्व भूमिका मैंने दर्शक मित्रों को दी है। अब आप ईरान की वजह से जो परिस्थिति इजराइल के साथ हुई है, उसका खामियाजा किसको क्या भुगतना पड़े, क्या शक्यताएं है,
क्या समाधान होगा नहीं होगा, क्योंकि अब तो इजराइल अमेरिका को भी नहीं सुनता है, तो होगा नहीं होगा समझ में नहीं आता है। तो आपकी राय क्या है? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सबको और धन्यवाद नमस्कार आपका। भाई। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम विश्व की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो पिछले कई दशकों में जो आज हम जो विटनेस कर रहे हैं ये हमने पहले कभी विटनेस नहीं किया। इतने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आज बन चुके हैं जो पहले कभी एक साथ देखने में नहीं आए थे, और कुछ और ट्रिगर पॉइंट्स पैदा हो गए हैं जिसमें ताइवान भी अब एक है। तो वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो शायद दुनिया को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां पर वास्तव में ही आप एक वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो या उसमें एंटर होते हुए दुनिया दिखाई देगी। जी। और वो सीन भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है कुछ हफ्ते और कुछ महीने दूर। जी। आजकल दो टर्मिनोलॉजीज बड़ी पॉपुलर हैं। एक है ऑक्टोपस स्ट्रेटजी और एक है एनाकोंडा स्ट्रेटजी। ये दोनों दोनों बड़ी जी। पॉपुलर हो रही है। जी। हालांकि ऑक्टोपस स्ट्रेटजी को ईरान के संदर्भ में यूज किया जा रहा है कि जिस ढंग से उसके प्रॉक्सीज जो हैं, चाहे हूती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, या उसका सपोर्ट बेस इराक, सीरिया और अन्य जगह पर हो, तो किस ढंग से उसने इजराइल को चारों ओर से घेर कर पिछले एक साल में उसकी अर्थव्यवस्था को सीमित कर दिया। बिल्कुल। और एनाकोंडा स्ट्रेटजी आती है ताइवान से, जहां पर जनवरी के महीने में ताइवान को साउथ चाइना सी में 142 शिप्स ने एनसर्कल किया। चाइना के जो नेवल शिप्स हैं 142 शिप्स। जी। जो एनाकोंडा होता है वो सबसे पहले अपने शिकार के आसपास एक घेरा बना लेता है और फिर उस घेरे को नजदीक क्लोज करता चला जाता है, उस गैप को। दैट इज कॉल्ड एनाकोंडा स्ट्रेटजी, दर्शकों की सुविधा के जी। लिए। जी। तो जो दूरी जनवरी 2024 में ताइवान के तट से 60-70 किलोमीटर की थी, जो फ्रिगेट्स थे चाइना के, अब उनकी दूरी घटकर अगस्त सितंबर में सिर्फ 44 किलोमीटर रह गई है, 44। और जो शिप्स की संख्या थी नेवल फ्रिगेट्स की, जो चाइनीज नेवी इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन द नंबर ऑफ शिप्स, अब वो 142 से बढ़कर 282 हो गई है। तो ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी को उनके जो प्रमुख हैं ताइवान के, लाई चेंते, उन्होंने स्वीकार किया है, और उनके रक्षा प्रमुख ने भी स्वीकार कर लिया कि यस, दिस इज एनाकोंडा स्ट्रेटजी एंड वी आर इन डीप ट्रबल राइट नाउ। यानी कि ताइवान गिरता जा रहा है। बिल्कुल। ताइवान और गिरता जा रहा है, चाइना उसको बिल्कुल एनसर्कल करके ये घेरा छोटा 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 करता जाएगा, एक दिन फ्लैश पॉइंट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना सिर्फ अपने वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा और यूक्रेन और गल्फ में उलझ जाए तो वो थर्ड वॉर फ्रंट खोल ले, क्योंकि उस समय चाइना के सोचता है कि शायद अमेरिका के पास तीसरा पैर नहीं होगा वहां पर जो वहां पर पसार पाए। उसका इंडिकेशन एक और जगह से निकलता था। शिंजो आबे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि ताइवान के बारे में अमेरिका की नीति बहुत ढुलमुल है और उसे यह नहीं पता कि मुझे ताइवान को क्राइसिस टाइम में बचाना है या मुझे पीछे हट जाना है। उस समय अमेरिका ने उसकी आलोचना की थी, तो शिंजो आबे ने कहा था कि यू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, विल यू प्रोटेक्ट इफ देयर इज अ क्राइसिस टाइम फॉर ताइवान। तो अमेरिका ने उसका जवाब नहीं दिया था। ये एक मुद्दा है। अब वो क्राइसिस कितना दूर है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट बन गया है, अब ये डेली चर्चा का विषय है। यूक्रेन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पिछले 2.5-3 सालों में जो वहां पर विनाश हुआ है वो किस लेवल का है। एक इक्वेशन जो निकल के आती है, जो थिंकिंग आती है नेटो कंट्रीज में कि हम सुपर पावर जो है अकेले रहेंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे, वो तो हुआ नहीं। रशिया ने सस्टेन किया 2.5 साल तक और अच्छे ढंग से सस्टेन किया। ठीक है, डेथ टोल काफी हुआ, लेकिन सस्टेन किया उसने। शायद उसके मन में भी एक खलीश थी
कि मुझे बदला लेना है, और उसे भी ग्राउंड चाहिए था। उसे ग्राउंड मिला ईरान के अंदर आके। अमेरिका ने जब देखा कि ईरान की सपोर्ट में जो कहते हैं कि रूस पूरी तरह से उतरा, तो तब उसे एहसास हुआ कि ये डायमेंशन चेंज हो गई है। आज 15 अक्टूबर का दिन, आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस्लामाबाद में 15-16 को। भारत का डेलीगेशन 4 लोगों का या 5 लोगों का बस, लेकिन रूस का डेलीगेशन 76 लोगों का क्या कर रहा है वहां पर। एससीओ समिट में रूस का डेलीगेशन 76 लोगों का क्या कर रहा है इस्लामाबाद में, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब वहां पर ईरान के प्रतिनिधि हैं, चीन के प्रतिनिधि हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। जयशंकर ने तो जाना ही नहीं था वहां पर। भारत के तो कोई एक सचिव थे जो वहां जाने के चक्कर में थे। लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब दबाव अमेरिका से बनता है कि जयशंकर जी वहां जाओ और देखो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वहां पर। दिल्ली में बैठ के आपको नहीं पता लगेगा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, गो टू इस्लामाबाद। तो उनके दबाव में वो वहां पहुंचे, ये मेरा अनुमान है, या जो कुछ सूत्र भी बताते हैं। वहां तो पहुंच गए आज सुबह जयशंकर जी बन ठन के, कोट वोट पहन के। लेकिन जो वहां पे 3 मीटिंग्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इसी जंग के संदर्भ में, वो मीटिंग है रूस की और साथ में ईरान की, चीन की और ईरान की। रूस, चीन और ईरान का त्रिकोणीय समिट जो उनका जो मीटिंग है वो है उसके अंदर। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले, ये फैसले उस फैसले का एक्सटेंशन होगा जो पुतिन ने मसूद पेजेश्किन के साथ, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, तुर्कमेनिस्तान के अंदर अशगाबाद के अंदर वहां पर जो उनकी मीटिंग हुई है, वहां से जो फैसले निकले हैं उनको यहां कन्वे किया जा रहा है। और यहां पर चाइना इसलिए पिक्चर में आ रहा है कि चाइना पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। जब पुतिन ने यह कहा था कि इजराइल ने अगर न्यूक्लियर साइट्स पर आक्रमण किया तो फिर देख लेना, ये शब्द है कि अगर आक्रमण किया तो आप देख लेना, तो रशिया किसकी शक्ति के आधार पर यह शब्द बोल रहा है? उसके पता कि साथ में चाइना की शक्ति है, और चाइना के साथ रूस का है नो लिमिट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम ही वही है, नो लिमिट एग्रीमेंट। तो यहां पर यह सारा का सारा मसला और उलझ जाता है। अमेरिका कहता है बार बार इजराइल को वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, देखो उधर से क्या निकल के आ रहा है, एकदम से जल्दबाजी मत कर देना। एक बात अमेरिका को एहसास हो गया है कि हमारा इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत वीक पड़ चुका है, वो चीजों को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। आयरन डोम फेल होता है, एरो फेल होता है, और आखिर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि अमेरिका को अनाउंस करना पड़ता है कि अपना ब्रह्मास्त्र थर्ड THAAD वो वहां पर भेजे। थर्ड भेजने की जरूरत क्या हुई? एक खबर जो 1-1.5 दिन दबाई गई ताकि बाहर ना आए, कितनी आसानी से आयरन डोम को, एरो को भेजते हुए हिजबुल्लाह का ड्रोन गोलानी ब्रिगेड के मिलिट्री बेस के ऊपर गिरता है और 100 से ऊपर आपके सोल्जर्स इंजर्ड होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर जो आर्मी चीफ है बाल बाल बच जाते हैं। वो हैरान है, अमेरिका भी हैरान है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन इसका निष्कर्ष कहीं और से निकलता है। हम सब जानते हैं कि मोसाद के एजेंट ईरान में भी हैं, अब चाहे कानी के रूप में कहा जाए या हिजबुल्लाह में कहा जाए या हमास में कहा जाए, हुती में कहा जाए, सब जगह उनके एजेंट हैं, मोसाद के एजेंट्स। लेकिन ये किसने सोचा था कि हिजबुल्लाह के एजेंट भी इजराइल की आर्मी में हो सकते हैं? कैसे हिजबुल्लाह को एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है कि इतने आर्मी के जवान आज योम किप्पूर का एक डिनर चल रहा है वहां पर होंगे, वहां पे आर्मी का चीफ भी होगा, एग्जैक्टली ये टाइम होगा, ये लोकेशन होगी, बिल्डिंग के अंदर ये हॉल होगा जिसके अंदर ये डिनर चल रहा है।
कैसे वहां पे पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से स्ट्राइक किया गया। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ जासूसी मोसाद वाले ही करते हैं। इसका मतलब है कि ईरान या हिजबुल्लाह की जो जासूस हैं वो भी स्ट्रांग है, उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि ये जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी है ना, इसने अमेरिका को रैटल कर दिया है, इसने इजराइल को भी रैटल किया है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ आप आते हैं, गिराते हैं, 100 लोग घायल होते हैं, 5 मर जाते हैं, 8-10 सीरियसली इंजर्ड होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड फेटल अटैक। इसने उस चीज को एक्सपोज किया, उस इमेज को एक्सपोज किया जो ईरान बना के बैठा था कि आई एम, जिसे कहते हैं मैं अजय हूं, मैं अभेद्य हूं, मुझे कोई भेद नहीं सकता है। तो हिजबुल्लाह ने बताया कि मैं भेद भी सकता हूं आपको। जैसे ही थार्ड आता है, अभी तो आया नहीं है, थार्ड तो यूक्रेन को भी नहीं दिया था, थार्ड किसी को दिया नहीं, अभी भी इजराइल को नहीं दिया उसने, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे नहीं दूंगा। एक थार्ड को ऑपरेट करने के लिए 95 सोल्जर्स चाहिए। बोलता है मैं तेरे सोल्जर्स नहीं लूंगा, मेरे सोल्जर्स ऑपरेट करेंगे इसको, यानी कि आई एम स्टिल नॉट हैंडिंग ओवर इट टू यू। लेकिन इजराइल यहां पे कामयाब होता नजर आ रहा है। क्यों? इजराइल वांटेड टू ड्रैग अमेरिका इनटू द वॉर, और वो पार्टली यहां पे सक्सीड होता हुआ लगता है कि थार्ड के आने से, कि अब 100 सैनिक उनके यहां पर आएंगे जो हमला करने की पोजीशन में रहेंगे और बचाव करने की पोजीशन में रहेंगे। स्थितियां उलझ गई। जैसे ही थार्ड की न्यूज आती है तो हिजबुल्लाह और हुती कहते हैं हम इसे भी बीट कर देंगे। उन्हें पता लग गया कि थार्ड की बैटरी एक बार फायर हो जाए तो अगली बैटरी को लोड करने में 30 मिनट का गैप है, यानी कि नेक्स्ट फायरिंग 30 मिनट के बाद होगी। हिजबुल्लाह क्या करता है? यही तो करता है, वो 10,000 रुपए का एक रॉकेट उठाएगा, 5-6 छोड़ेगा, और उसके ऊपर पता लग रहा है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की मिसाइल्स आयरन डोम की निकलती है, उसको नष्ट करती है, और फिर उसके बाद ये अपनी मिसाइल छोड़ता है। वहां पर वो गैप आ जाता है बीच में। तो उन्होंने तोड़ तो निकाल लिया ना उसका, ये तोड़ परेशान कर रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में बड़े बड़े आतंकवादी मूवमेंट्स कभी समाप्त नहीं होते, उनका रूप बदल जाता है। गोलानी ब्रिगेड के ऊपर अटैक इजराइल की प्रेस्टीज के लिए बहुत बड़ा धक्का है, और ये कहना गुस्से में कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये सब एक तरह से क्या कहते हैं, आफ्टर थॉट्स हैं कि हाँ मेरे हवाई जहाज जाएंगे, तुम्हें बर्बाद करेंगे, कर लो, कोई बात नहीं ना। लेकिन इजराइल का एक भ्रम टूट गया कि नसरुल्लाह का मारा या बाकी लोगों को मारा है तो उससे हिजबुल्लाह की कमर टूट गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी सप्लाई लाइंस हैं। जब कोई इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर लेता है तो उसके 2-4 कमांडर्स अगर मारे जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं, उससे नए कमांडर्स पैदा हो जाते हैं वहां पे। और वॉर लाइक सिचुएशन में तो कमांडर के पीछे कमांडर खड़ा होता है, लोग उसको क्या कहते हैं कि पोस्ट को लेने के लिए तैयार रहते हैं वहां पे कि हाँ अब हम करेंगे इसको। ये फाइट अभी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है इस समय। अब ये फाइट इतनी आसान नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता था कि 5 नवंबर के इलेक्शंस के पहले मैं इस वॉर के अंदर जाऊं, और अमेरिका ने जो, खासतौर से बाइडेन ने जो गालियां दी हैं नेतन्याहू को पिछले कुछ हफ्तों में, वो जग जाहिर है। मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता कि वो गालियां क्या हैं, और जिस किस्म की गालियां हैं वो अनपार्लियामेंट्री हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष को दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के लिए गालियां देते, अनपार्लियामेंट्री गालियां देते नहीं सुना। लेकिन उसके बावजूद बाइडन, जी, दैट टू बाइडन, जी, लेकिन उसके बावजूद भी बाइडेन की मजबूरी है कि 5 नवंबर तक उसे सपोर्ट तो करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे करता? उसकी सपोर्ट बेस कहां है? इजराइल के अंदर एक साइट है, साइट 512। ये अमेरिका का बेस है, अंडरग्राउंड बेस है साहब, थोड़ा सा ओवरग्राउंड है, बाकी अंडरग्राउंड है। यहां पे लगभग 300 अमेरिकी सैनिक आज से नहीं है, कई दशकों से हैं। ये अमेरिका का सीक्रेट बेस है वहां पर इजराइल के अंदर। इजराइल को पता है वो, ये उनका सीक्रेट बेस है। यहां से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हुतीस की हो, हिजबुल्लाह की हो, ईरान की हो, उसको कोऑर्डिनेट करता है, और इजराइल को प्रोटेक्ट करने की चीजें वही साइट 512 से निकलती हैं सारी की सारी। खैर,
ये चीजें बहुतों को पता है, जो हिजबुल्ला वाले उनको भी पता है, बाकी लोग भी पता है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका पहले कहता था कि मैं शांति लाना चाहता हूं, युद्ध विराम लाना चाहता हूं। एक तरफ आप बारूद के जहाज भेजते हैं और दूसरी तरफ आप शांति की बात करते हैं, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। और आज मुझे हैरानी तब हुई जब इजराइल ने पहली बार लेबनान के अंदर आज बैंड व्हाइट फास्फोरस का उपयोग किया अटैक के अंदर। व्हाइट फास्फोरस विच इज बैंड, कि आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर केमिकल वॉरफेयर है। फिर ये केमिकल वेपन्स जो हैं वो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंतर्गत बैंड हैं, एंड इजराइल इज अ सिग्नेटरी टू दैट वन, दैट यू कैनॉट यूज इट। एक सिग्नेटरी होने के नाते आप कैसे इस बॉम्ब का उपयोग कर सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और उसके बाद एक इंडियन प्रोमिनेंट टेलीविजन चैनल ने, जो सुबह मैं देख रहा था, उन्होंने एक कोई एक्सपर्ट्स बुलाए हुए थे, दो तीन, एक दो तो आर्मी के एक्सपर्ट थे। वो कह रहे थे जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मेरा मन किया अगर मैं वहां होता तो पूछता था कि भाई साहब, वो जो CWC कन्वेंशन है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है, उसका जो सिग्नेटरी है उसकी क्या वैल्यू है फिर? और फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है कन्वेंशन है जिसपे सब लोग सिग्नेटरी है, फिर उसकी क्या वैल्यू है फिर? जब पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हम केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स किसी भी हालत में यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएगा लेकिन ये दो वेपन यूज नहीं होंगे, तो फिर आज व्हाइट फास्फोरस का यूज कैसे किया गया वहां पर? आप तो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना। लेकिन व्हाइट फास्फोरस का यूज क्या संकेत देता है? फ्रस्ट्रेशन, डीपर फ्रस्ट्रेशन, कि आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट द एनिमी। एक साल के अंदर अब हमास को नहीं मिटा पाए। एक साल में 40x10 की पट्टी में से किलोमीटर की आप अपने लोगों को, 100 बंधकों को छुड़ा नहीं पाए, और आप कहते हैं हमास को खत्म करेंगे। तो हमास पैदा किसने किया था? हमास पैदा भी तो आपने किया ना, नेतन्याहू साहब। इजराइल ने तो पैदा किया उसको। जो एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहां के, शिमोन पेरेस, इजराइल के, उन्होंने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, पढ़कर मजा भी आया, लेकिन शायद एक पूरी की पूरी सही पिक्चर उसने बता दी। शिमोन पेरेस कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के दिमाग में हथौड़ा होता है। सम पीपल हैव गॉट द हैमर इन द माइंड एंड दे थिंक दैट एवरीथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ देम इज अ नेल एंड दे कैन हिट देम। दर्शकों की सहूलियत के लिए कि शिमोन पेरेस कहते हैं कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हथौड़ा होता है और अपने सामने वाली हर चीज को, वो चाहे इंसान ही क्यों ना हो, वो नेल समझते हैं, कील समझते हैं, उसे ठोक देना चाहते हैं। और फिर शिमोन पेरेस कहते हैं नेतन्याहू के दिमाग में भी एक हथौड़ा है, वो हर चीज को ठोक देना चाहते हैं। ये शिमोन पेरेस का कहना है, who was one of the strong men of Israel and former prime minister also। किसी और आदमी ने बात नहीं कही, और उसने कंडेम किया है कि नेतन्याहू इस समय एक तरह से एक पागल हो चुका है और वो हर चीज को हथौड़े की तरह ठोक देना चाहता है। ये समराइज करता है कि आज इजराइल के अंदर लोग नेतन्याहू के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी विरोधाभास की स्थितियां वहां पर आई हुई हैं। तो ये शिमोन पेरेस का स्टेटमेंट था। उधर से रूस की जो सप्लाईज हैं, जिसमें कि S-400 है, S-300 है, ऑलरेडी उसके पास है, प्लस खोरदाद उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, प्लस पंतशीर है, प्लस बावर है, प्लस अब चाइना से कुछ प्राप्त हो रहा है उसको। चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अमेरिका को इस बात पता है कि सामने कई S-400 सिस्टम वहां तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन नेतन्याहू का आज एक स्टेटमेंट थोड़ा सा राहत देने वाला है, क्योंकि पता लग गया कि भाई अगर आप न्यूक्लियर साइट पे या ऑयल फील्ड पे या रिफाइनरीज पे बॉम्बिंग करते हो तो फिर बचेगा कोई नहीं। तो पूरे विश्व का दबाव था, फोन कॉल सबसे, अमेरिका से नहीं, यूरोप से भी है, भाई हम मर जाएंगे। यूरोप में तेल नहीं है इस टाइम। यूरोप ने इंडिया को फोन किया पिछले हफ्ते, भाई मेरे तेल दो यार, मेरे को यार, मेरी तो रिफाइनरी बंद होगी सारी की सारी, बहुत लफड़ा है मेरे साथ।
कि तुम पेट्रोल डीजल एटीएफ जो है मेरे पास भेजो तुम, तो अब इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप को पता है कि सारा का सारा तेल रशियन है, ये यहां रिफाइन हो रहा है, फिर उनके पास जाता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके भी हवाई जहाज और कारें चलनी चाहिए ना। तो यूरोप इज इन डीप ट्रबल। ये एक इशू था। दूसरा, रूस ने ये सब देने के साथ साथ एक बहुत घातक उसकी मिसाइल है इस्कंदर, उसका नाम है इस्कंदर, वो भी दे दिया। अब इस्कंदर इज ए डेडली मिसाइल, जाती है तो फिर खत्म कर देती है। जब इस्कंदर का यूक्रेन में यूज हुआ था तो काफी हल्ला मचा था उससे, अब उसको दे दी है। फतेह मिसाइल ऑलरेडी उसके पास है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो टॉप की है। और अब एक और आई, शायद खैबर या पता नहीं क्या नाम है, कुछ इस टाइप का नाम आया है। इजराइल डरा हुआ है। डरा किस लिए हुआ है कि वो इन मिसाइल्स अटैक को रोक नहीं पाया। ऊपर से हिजबुल्लाह ने जो अभी 3-4 दिन पहले जो हाइफा पे अटैक किया, हाइफा इज थर्ड मेजर टाउन ऑफ इजराइल। जो दर्शक नहीं जानते तो उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि जेरूसलम तेल अवीव के बाद थर्ड बिगेस्ट टाउन है, और उसे एक किस्म से फाइनेंशियल सिटी भी माना जाता है। पोर्ट भी है हाइफा का पोर्ट, और हाइफा का पोर्ट अडानी का पोर्ट है, ये भी बता दूं। वहां पर काफी डैमेजेस भी हुए हैं, लार्ज स्केल डैमेजेस हुए हैं। तो हिजबुल्लाह और हुती ने वो तोड़ निकाल लिया है जिसके द्वारा वो आराम से जब चाहे जिसे चाहे निशाना बना सकते हैं। उन्हें आयरन डोम की चिंता नहीं है। वो 10,000 रुपए का रॉकेट छोड़ते हैं, आयरन डोम वहां मुड़ता है। जब तक वो उसको हिट करता है उसकी बैटरी खाली हो जाती है। उसका बीच का इंटरवल टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस इंटरवल टाइम में जाके वो हिट करके आते हैं। तो स्मार्ट है। अल्टीमेटली उनके पास भी कमांडर्स हैं, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, और ग्राउंड फोर्स तो उनकी स्ट्रांग है। हो सकता है एयरफोर्स नहीं है उनके पास, या एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन ग्राउंड फोर्स तो है। इजराइल डरता है कि ग्राउंड फोर्स के साथ कैसे भिड़ा जाए, क्योंकि वहां इंजरीज बहुत होगी, मरेंगे भी लोग, कैजुअलिटीज होगी वहां पर। ऊपर से यूएन के चीफ को बैन कर दिया। यूएन के चीफ को बैन कर दिया तो वहां पे कंडेमनेशन का एक 104 लोगों ने एक लेटर पेश कर दिया। भारत ने साइन नहीं किया। मैं हैरान हो गया। भारत फिर इजराइल के साथ खड़ा है। भारत कहता है कि कौन सा एक देश तीसरे देश के बारे में, उसके बारे में क्या कहता है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कमाल की बात है। सेक्रेटरी जनरल तो उसका भी है और आपका भी तो है ना। आपके सेक्रेटरी जनरल के ऊपर एक आदमी बैन करता है और आप बोलने को तैयार नहीं। इंडिया इस टाइम मुझे लगता है बहुत डेडली सिचुएशन में है। डेडली इसलिए कि हमारे तो दिनेश जी, सैनिक खड़े। एक छोटा सा मुद्दा आप इसके साथ जोड़ ले तो पूरा मोज़ेक क्लियर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस जो भी कहता है इजराइल करता नहीं है। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑन द कंट्री जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस को बोला कि यू शुड रिजाइन, ही इज अ कावर्ड। नाउ ये इजराइल को कुछ इंटेलिजेंस तो होगी, किसके बलबूते पे इजराइल ये अपना ये रिजिडिटी और काइंड ऑफ फर्म रिजॉल्व टू फाइट इट आउट, ये किसके बलबूते? ये अमेरिका के बलबूते पे है, या यहूदियों के पास जो पैसे हैं वो पैसों के बलबूते है? क्या है इसमें? है क्या जो इजराइल इतना छोटा सा देश है वो इस तरह के स्टैंड ले सकता है, यूनाइटेड नेशंस को भी अनदेखी कर सकता है? सर ऐसा ना, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश, लेकिन जूश लॉबी बहुत स्ट्रांग लॉबी है। कई उनके राष्ट्रपति भी जूस हुए हैं। मेरे ख्याल से हैरी ट्रूमैन भी जू थे उसके अंदर, जहां तक मेरा आइडिया है। उनकी लॉबी भी स्ट्रांग है, पैसा भी बहुत है। लगभग जूश जनसंख्या 2.5-3 करोड़ की दुनिया में, मुश्किल से, ज्यादा नहीं है। 130 नोबेल प्राइज भी उनके खाते में सर। यस, वो उनकी डायमेंशन को शो करता है। अधिकतर साइंस में है वो उनकी एक डायमेंशन को शो करता है कि वो ब्रेनी पीपल है, जीनियस पीपल है, उनका डीएनए अलग है। 2.5-3 करोड़ की आबादी और 130 नोबेल प्राइज जीत जाए करीब करीब 125 सालों में, तो हैरानी तो होती है ना कि कुछ तो है उनके अंदर। तो वो जो है अमेरिका की जो पूरा सिनेरियो है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या जियो पॉलिटिकल हो, वो सबको कंट्रोल करते हैं वहां पर। लेकिन ये सारे जो दबाव हैं 5 नवंबर तक के हैं। आपको 5 नवंबर के बाद सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा। जो क्या बाइडन क्या क्या सिनेरियो बदलेगा आपके आपके मत के अनुसार?
5 नवंबर इलेक्शन खत्म अमेरिका में प्रमुख पद का, उसके बाद क्या सिनेरियो बदलेगा? आपकी क्या उसमें फोरकास्ट क्या है? देखिए 5 नवंबर के बाद ये दबाव की स्थिति खत्म हो जाएगी अमेरिका में, क्योंकि फिर 1 जनवरी तक आपके पास टाइम है जब नया राष्ट्रपति आता है, और वो 1.25 महीने होंगे जहां बाइडेन अपने मन की करेंगे। वहां पे वो इजराइल के दबाव में नहीं आएंगे। और कुछ विश्लेषक यहां तक कह रहे हैं कि बाइडेन विल वॉर्न इजराइल दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विद यू फॉर लॉन्गर। तो फिर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जहां इजराइल को यह कहना पड़े कि तुम मुझे डेजर्ट कर रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेले, ये तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम बाइडेन को किसी लॉबी का डर नहीं होगा, बाइडेन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा उस टाइम। और ये होने जा रहा है, उसका कारण है क्योंकि बाइडेन को नेतन्याहू ने बहुत जलील किया है, और जलील होके भी फिर उसको उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। तो टीस होती है एक आदमी में, एक ईगो होती है। आप एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की ईगो को अगर हर्ट करते हो ना, तो व्हेन ही बाउंसेस बैक देन देयर इज अ प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है, रियल पॉसिबिलिटी है। फ्रांस ने पहले इंडिकेशन दे दिए थे कि भाई देखो हथियार बंद कर दो। इवन जो 104 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे लेटर में यूएन के, उस पर फ्रांस ने साइन किए हैं। नेटो में दरार है सर, नेटो के सारे कंट्री अब इजरायली जेनोसाइड के साथ खड़े नहीं हैं। उन्हें एक बात समझ आ गई कि अगर ये आग और बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो है, बंदरबास के नीचे, वो अंगूठा ईरान का है। आप एक भी शिप वहां से ले जा नहीं सकते। दुनिया का 70-80% गैस कतर से जाता है, तो आप ब्लॉक हो गए। 80% तेल आपका सऊदी का, यूएई का, बहरीन का, कुवैत का, इराक का, सब वहां से जाता है, वो ब्लॉक हो गया। वो ब्लॉक होता है और 4 कहीं बॉम्बिंग कर दी उनके ऑयल फील्ड पे, तो पूरा यूरोप अपना गल्फ चलेगा, पूरा गल्फ चलता है, दुनिया चलती है। तो और अमेरिका सर्दी के की पास, मौसम आ रही है सामने, और सामने धमकी कह रहा है कि अगर तुम्हारे फील्ड से अगर कोई मिसाइल आती है मेरे पास, या कोई एयरक्राफ्ट आता है हमला करने के लिए, यानी कि आप जॉर्डन का बेस लेते हो, इराक का बेस लेते हो, या फिर हो सकता है आपको यूएई या सऊदी का बेस यूज करते हो, बहरीन का बेस यूज करते हो, या कतर का बेस यूज करते हो, ओमान तो दूर पड़ जाता है नीचे जाके, खैर, लेकिन इनको यूज करते हो फारस की खाड़ी में, तो इट विल बी डीम्ड दैट यू पीपल आर अटैकिंग मी। ये स्थिति जो है खतरनाक है। और मेरी सूचना के अनुसार देयर आर hundreds of phone calls right from Australia to New Zealand to Singapore to Japan to Korea to America that stop Israel कि किसी भी हालत में वो अटैक ना करे, और खास तौर से न्यूक्लियर साइट पे और ऑयल फील्ड पे तो अटैक बिल्कुल ना करे। तो आज दोपहर को जो डिसीजन आया है नेतन्याहू का, जो मैंने पढ़ा है, कि मैं न्यूक्लियर साइट पर और ऑयल फील्ड पे अटैक नहीं करूंगा, जी, मैं सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे मिलिट्री अटैक। मिलिट्री मशीन पे ही अटैक करूंगा। लेकिन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अगर सिर्फ अटैक करता है और फिर किसी दूसरे, देखिए 2000 किलोमीटर की दूरी है ना, आपका F-16 वहां नहीं आ सकता, हवाई जहाज नहीं आ सकता, आपकी मिसाइल भी नहीं आ सकती, वो भी बड़ी दूरी की होगी, तो यहां भी S-400 उसके तैयार बैठे हैं। और अगर किसी और कंट्री को यूज करता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस टाइम ये जो वेब है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी आसान नहीं है। मैं ये समझ के चलता हूं कि इजराइल के लिए ये जो रिटेलिएशन होगा भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन होगा, मैं आपको बताऊं। लेकिन पिछले हफ्ते जो बैक चैनल की जो बात चली है वो थोड़ी अलग है। अमेरिका इज टॉकिंग टू ईरान। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि अमेरिका और अमेरिकन डिप्लोमेट आर टॉकिंग टू ईरान वाया ओमान सर। ओमान के लोग बहुत क्लोज हैं उनके, तो वाया ओमान दे आर टॉकिंग। और वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा करते हैं, कुछ मैं मना लूंगा इजराइल को, छोटा मोटा हमला कर देगा, तुम चुप होके बैठ जाना, और वो ऐसी जगह हमला करेगा जहां आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लाइट किस्म का बारूद यूज करेंगे, लाइट किस्म की मिसाइल यूज करेंगे, लाइट किस्म का जो वॉर हेड होता है उसको यूज करेंगे, तो आप उसके बाद जवाब मत देना, कम से कम चुप रह जाना, हम उसको वहां खत्म करवा देंगे। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि भाई आप ऐसा करोगे तो फिर हिजबुल्ला तो मारेगा ना आपको, तो बोलता है वहां भी हम कुछ करवाते हैं। अब अमेरिका प्रेशर में है कि भाई इसको विड्रॉ करके कुछ शांति की जाए, क्योंकि 5 नवंबर नजदीक है। अमेरिका में एक, मैंने अपने बहुत सारे एपिसोड्स में
कहा है, जो मेरा रोज रात को 10 बजे वर्ड व्यू आता है, अमेरिका के नागरिकों के अंदर एक इंप्रेशन आ रहा है कि वी आर पार्टनर इन क्राइम। ये वहां पे सर्वे बोल रहे हैं आज की डेट में अमेरिका के कि वी आर पार्टनर इन क्राइम, वी आर पार्टनरिंग विद दिस सो कॉल्ड वन ऑफ द जेनोसाइड मैन टू किल द इनोसेंट पीपल इन लेबनान, इन पैलेस्टाइन, Gaza, elsewhere. And this is not acceptable because this man has gone beyond the so-called written norms of humanity and UN also. वो दिक्कतें हैं बहुत सारी, अमेरिका परेशान है इस मामले में। दूसरा, अमेरिका का पैसा निकल रहा है सर सारा का सारा, बारूद तो ठीक है बेच रहा है, इजराइल तो कंगाल है इस टाइम, उसके पास तो रोटी खाने को पैसे नहीं है। दर्शक मित्रों, ये जो बात हो रही थी कि इजराइल अब क्या क्या विकल्प इस्तेमाल कर सकता है, वो काफी रसप्रद थी। और जैसे बोरा साहब ने बताया कि न्यूक्लियर और पेट्रोल डीजल वाले जो ऑयल फील्ड्स है, उस पे हमला करने की हिम्मत इजराइल नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ये भी आज स्पष्ट किया है कि मैं सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को छोड़ के और किसी इंस्टॉलेशन पे और किसी को टच नहीं करूंगा। दूसरी बात जो वरा साहब ने बताई, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इसकी अमेरिका इज नाउ गेटिंग इनटू द एक्ट एंड टॉकिंग टू ईरान आल्सो वाया Bahrain. So there are chances that some kind of a truce or some kind of an understanding can be worked out, brokered by America, because how far Israel will listen to them also remains to be seen. But beyond a point, Israel will not overlook them. So sir, आप ठीक बता रहे थे, please go ahead. वही मेरा कहने का मतलब है कि जो ओमान के थ्रू पहले भी कुछ महीने पहले अमेरिका का ऑफिशियल रात में तेहरान गए थे, उनकी काफी बातचीत हुई थी। दे वांटेड टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। जब पहला अटैक हुआ था ईरान के द्वारा जो इजराइल पे हुआ था मिसाइल का, उसके बाद बातचीत हुई है। अभी बैकडोर चैनल्स ओपन है, देखते हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि नेतन्याहू का जो डिसीजन है या उसका पागलपन है वो किस सीमा तक जाता है। अगर वो सोचता है कि मैं ही मैं हूं और मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको एक डायरेक्ट अटैक के रूप में, ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा ऑयल फील्ड पे, गल्फ पे अटैक हुती ही करेंगे या हिजबुल्लाह ही करेंगे। ईरान अपने सिर पे दोष नहीं लेगा, उनके थ्रू अटैक करवाएगा। और आज की डेट में किसी भी ऑयल फील्ड को तबाह करना बच्चों का खेल है। ऑयल फील्ड बहुत बड़े होते हैं, हर जगह पे आपका वहां पे क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की सब आप देखो तो मटेरियल होता है। तो वहां पे थोड़ा सा भी एक चिंगारी आ जाए तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया बड़ा, पूरी रिफाइनरी आग की लपटों में चली गई है। आज भी हमें याद है कि कुछ समय पहले की बात है जब हूती ने सऊदी अरब की रिफाइनरी और ऑयल फील्ड पे हमला किया था। उसकी वजह से इतने ज्यादा मास लेवल पे लॉसेस थे कि आज भी 5% प्रोडक्शन लॉस जो है हूती के उस हमले की वजह से इतने आज इतने क्या कहते हैं क्वार्टर्स गुजर चुके हैं। तो वो उससे आज तक नहीं उभरा है। और ये सऊदी को पता है, सऊदी का प्रेशर है, कतर का प्रेशर है जहां गैस बहुत ज्यादा है, यूएई का प्रेशर है, इसके अलावा ओमान का प्रेशर है, बहरीन का प्रेशर है, कुवैत का प्रेशर है कि इसको रोको क्योंकि हम मर जाएंगे इसमें, हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अल्टीमेटली आग लगेगी तो सब जगह पहुंचेगी, उसकी लपटें सब जगह जाएंगी। और बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस उसके थंब के नीचे ईरान के। दूसरी बात, जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का रोल रहा है उसको इजराइल सुनता नहीं, उसके सेक्रेटरी जनरल को भी निवृत्त होने का या रेजिग्नेशन देने की हिदायत दी जाती है। क्या आप मानते हो कि यूनाइटेड नेशंस व्हिच वाज क्रिएटेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर II हैज फेल्ड टू develop into that kind of a peacekeeping organization which in any crisis would be able to control whoever is the country which is erring?
यूनाइटेड नेशंस का क्या होगा? आप मानते हो अभी भी उसमें कोई दम है? आपका प्रश्न बहुत बड़ा है एक्चुअली। मैं ये मान के चलता हूं कि हम यूनाइटेड नेशन को अभी भी इररिलेवेंट नहीं बोल सकते हैं। सैकड़ों कन्वेंशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर आम सहमति बनाने का जिम्मा यूनाइटेड नेशन का ही है। जी। अगर वो इतना अनइम्पॉर्टेंट है तो फिर यूएनजीए की असेंबली जो होती है सारी साल में एक बार, वहां सब लोग क्यों आते हैं? अगर इतना ही अनइम्पॉर्टेंट है तो फिर सारे के सारे जो उनके क्योटो से लेके पेरिस प्रोटोकॉल और दोहा प्रोटोकॉल जो एनवायरनमेंट की मीट्स होती है वो क्यों होती हैं? अगर इतना ही है तो फिर एविएशन हो, लेबर हो, फूड एंड एग्रीकल्चर हो और बाकी जो सारे विभाग है जो दुनिया में काम कर रहे हैं, अगर सब कुछ गलत हो रहा है तो फिर उनके द्वारा जो शांति सैनिक है दुनिया में हर जगह जानते हैं, शांति स्थापित करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर वो इतने ही गलत है तो फिर बहुत सारे फोरम, सैकड़ों फोरम्स है यूनाइटेड नेशन के जो दुनिया में अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, शांति स्थापना कर रहे हैं। इवन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी के प्रोग्राम से वो कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं, वहां पर दवाइयां पहुंचाने का काम करते हैं। एक अम्ब्रेला है ना अभी तो, अगर आप उस अम्ब्रेला को तोड़ दोगे और ये कहोगे कि पूरी तरह इररेलेवेंट है, तो मैं नहीं जी, मानता। हो सकता मैं है कुछ सहमत हूँ। जगह पे। मैं सहमत हूँ आपसे। और मैं भी शायद यही डायरेक्शन में सोच रहा था कि इट कुड बी one little area in which they have not performed, but there are many areas where they are able to perform, including Sudan, including other places. तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अभी इरेलेवेंट तो नहीं हुआ है, मगर जिस तरह से इजराइल इनको ट्रीट कर रहा है, अननेसेसरी दे आर क्रिएटिंग एन इमेज दैट द यूनाइटेड नेशंस दे डोंट केयर एंड इट इज इरेलेवेंट। और फाइनली एक प्रश्न मेरा ये भी है कि क्या नेतन्याहू इसीलिए तो ये लड़ाई चालू नहीं रखता है कि अगर लड़ाई बंद हुई, शांति काल शुरू हुआ, तो वो रहेगा नहीं पंतप्रधान और उसको जेल जाना होगा। तो अगर उसको जेल से बचना है तो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर ही रहना होगा। जेल तो जाना पड़ेगा उसको, जेल जाने से तो नहीं बचता वो जितना मर्जी पाप कर ले, जितना मर्जी प्रोलॉन्ग कर ले, एक दिन तो जंग खत्म होगी ना। ऐसा तो है नहीं जो चीज शुरू नहीं होती उसका अंत नहीं होता। और उसे पता है कि उसके ऊपर जो ब्राइबरी के चार्जेस है जो उसने किया है, उसे जेल जाना पड़ेगा। और इजराइल की जनता उसके खिलाफ है। वो लोगों को कम पता होगा कि इजराइल की जितनी इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले लोग कौन है। फिलिस्तीनी तो हैं जो गरीब आते हैं, उनको परमिट मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, वही तो काम करते हैं सारे के सारे वहां जाके। जैसे हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है ना कि यूपी बिहार के लोग जो है बेचारे गरीब लेबर क्लास के लोग हैं, वो आते काम करते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में और बाकी स्टेट्स में। तो वहां भी जो इजराइल के जो सारे ज्यूज हैं उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले कौन है? ज्यादा करके फिलिस्तीनी तो है, और कौन है? तो उनकी बिना कब तक आप सर्वाइव करोगे? और इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग द टू नेशन थ्योरी, यूएन हैज बीन सपोर्टिंग, अमेरिका हैज बीन सपोर्टिंग टू नेशन थ्योरी। अगर कोई नहीं सपोर्ट करता तो इजराइल सपोर्ट नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि वक्त की बात है, थोड़ा वक्त और इंतजार करेंगे। जेल तो जाएगा, चक्की तो आई पीसनी थिंक पड़ेगी, अराउंड पीछेगा। अराउंड अराउंड 5th November we should revisit this issue once शुड। the results of American presidential election are known and possible trends are known. But before we conclude, supposing, I mean, I am just advocating, I'm becoming a devil's advocate. ट्रम्प चुनकर आए तो क्या होगा? ट्रम्प जीत कर आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। आप इलेक्शनियरिंग के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पद पर बैठते हैं, पोस्ट पर बैठते हैं, तो आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। इलेक्शन में 100 चीजें आप बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है कि आप उसके ऊपर एटम बम डाल दीजिए। जरा फाइल साइन तो करके बताओ वहां जाके प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठ के। क्या पुतिन आज तक वो रेड बटन दबा पाया? नहीं दबाया ना। उसको पता है ना वो एक्सट्रीम केस है। तो इलेक्शनियरिंग में आप कुछ भी बोल सकते हो, चुनावी वादे कर सकते हो, उसके ऊपर एटम बम डाल दो, बर्बाद कर दो, ये कर दो। तो सर वहां कुछ भी बोल रहे हैं, बड़बोला आदमी है, लेकिन रेड बटन को यानी कि दबाना आसान। ट्रम्प आ जाए तो भी दुनिया को खतरा नहीं है। सर वो रेड बटन कोई नहीं दबा सकता सर। जिस दिन किसी ने एक पागलपन किया रेड बटन का, तो फिर बाकी रेड बटन भी ऑन हो जाएंगे। ये सबको पता है, और फिर कितनी दुनिया बचेगी ये भी सबको पता है। तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति का जिसके सामने रेड बटन है, उसका हाथ कांपता है वहां जाके और पीछे हटा लेता है, कहता है नहीं। इवन पुतिन ने भी 10 बार कहा, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता वहां पे सर, उसका नहीं पहुंचता। सो लेट्स वेट एंड वॉच, आई थिंक।
Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Nice for your joining us, and we look forward to more interactions with you in the times to come. Thank you, sir. Thank you so much.